Hello students, welcome to the chemistry class. So in last class we were solving some problems related to the Bohr's model. अब उसमें हमने कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी, साथ में हमने बोर्स मॉडल के बेसिस पे भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स की थी. आज हम उसके आगे कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स क्या थे बोर्स मॉडल के और फिर उसमें कुछ नए मॉडल्स जो एंट्री किए हैं वो किस तरीके के मॉडल्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल. सो ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए. So first point is the Bohr's model could not explain the spectra of atom containing more than one electron. ये हमने डिस्कस किया था पहले भी कि दिस पॉइंट इज द ड्रॉबैक ऑफ द बोर्स मॉडल. और जिस हमने जो कैलकुलेशंस की थी, जो क्वेश्चंस किए थे, उन सारे क्वेश्चंस में हमने देखा था कि हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात किया था. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में हमने देखा था कि जो बोर्स मॉडल है वो अप्लीकेबल नहीं होगा. लाइक अगर हम बात करें कि हमने ये एक एटम बनाया, ठीक है, ये एटम का हमारे सेंटर पे न्यूक्लियस है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एंड इसके ऑर्बिट्स में हम दो इलेक्ट्रॉन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जो बोर्स मॉडल का हमने डेरिवेशंस किए थे, कैलकुलेशंस, रेडियस का कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन, एनर्जी का कैलकुलेशन, उसमें हमने क्या देखा था कि सेंटर से इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये न्यूक्लियस है सेंटर में जिसे हम दिखा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि कैसा होगा, निगेटिव चार्ज. सो निगेटिव पॉजिटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लाइक दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखाए हैं इस फर्स्ट ऑर्बिट में, तो अब इस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में भी कुछ रिपल्शन फोर्स है, साथ में इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा न्यूक्लियस के साथ. अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, बाकी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केसेस में इलेक्ट्रॉन्स का आपस में लगने वाला रिपल्शन फोर्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. लेकिन जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, लाइक अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहे हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये अगर मेरा न्यूक्लियस हो गया सेंटर में और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, सो इनके इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में केवल हम एक फोर्स देख रहे थे जो कि क्या था, अट्रैक्शन फोर्स. तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो केवल एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था, जो हमने देखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. और उसके बेसिस पे हमने कुछ डेरिवेशन किए थे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, फिर वहां से रिलेशन निकाले थे, फिर हमने रेडियस का कैलकुलेशन किया था, वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया. सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा. देन व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेकंड पॉइंट हमको क्या दिया गया है, सो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ. So it was observed that in presence of magnetic field, each spectral lines get split into closely spaced line. This phenomenon known as Zeeman effect could not be explained by Bohr's model. Zeeman effect होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये हमारी केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बट स्पेक्ट्रल लाइंस का जो है स्प्लिट होना. अब जैसे हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा कि बोर्स मॉडल में स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पे आएगी, बोर्स मॉडल के बेसिस पे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देखा था, तो वहां पे हमने ये देखा कि लाइक अगर लाइन स्पेक्ट्रम आता है एटम का, और एटम का अगर लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो उस केस में जो लाइन स्पेक्ट्रम है डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा. बट वो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो भी क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो लाइंस के बीच में भी हमें डिफरेंट लाइंस देखने को मिल रही है. लाइक अगर मैं यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बात करूं कि ये मैंने एक लाइन बनाई और उस पर मैं एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ लाइंस मुझे देखने को मिल रही हैं, कुछ डिफरेंट वेवलेंथ्स की. अब इन वेवलेंथ को, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे एक लाइंस आएंगी जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, वही हमारा स्पेक्ट्रम होगा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलता है. लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिलता है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये हमारा एटम है और इसके मैं डिफरेंट ऑर्बिट्स बना दूं, है ना, सो इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है तो इस ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, एनर्जी के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांजिशन हो रहा है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी इमिट करेगा, और ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा, जिसको हम रेडिएशन बोल रहे हैं. अब ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है इसके अकॉर्डिंग हमको एक वेवलेंथ मिलेगी, है ना. तो हमने देखा था हर ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो डिफाइन है,
और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी अब्सॉर्ब या इमिट कर सकता है जो उन दोनों ट्रांजिशन स्टेट के डिफरेंस के इक्वल हो। सो इस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं काफी ढेर सारे। आप अगर लास्ट क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली तो आप देखेंगे कि हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया। सो जो एनर्जी यहाँ पे डिफरेंस, जो एनर्जी यहाँ पे इमिट हो रही है वो एनर्जी का हमें एक लैम्डा मिलेगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑब्जर्वेशन देखें तो जो एक लैम्डा की लाइन है, यही लैम्डा की लाइन डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में, मतलब हमें टूटती हुई अलग अलग लाइंस दिखाई देंगी। एक ही लाइन में हमें डिफरेंट लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ, सेम चीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि थर्ड पॉइंट लिखा है। इस इफेक्ट को बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट, कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स मॉडल। सो बोर्स मॉडल ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमें डिफरेंट लाइंस मिलती है, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, वो क्यों मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, फिर वो वहां पे ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। सो इट विल कम बैक टू इट्स लोअर एनर्जी स्टेट, एंड व्हेन इट विल बी बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट देन इट विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उस रेडिएशन का एनालिसिस करने पे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। बट हम यहाँ पे बात करें कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, यही स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें एक सिंगल वेवलेंथ देखने को मिल रही है, ये अगेन दो तीन डिफरेंट लाइंस में ब्रेक कर जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये पॉइंट है बोर्स मॉडल में जो आप लिख लीजिए कि ये ड्रॉबैक्स थे, हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो इसका रीजन अभी हम डिस्कस नहीं करें। फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर है, हमने पहले भी डिस्कस किया सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड देन सेकेंड एंड थर्ड। नाउ विल कम ऑन टू द, ये सब लोग नोट कर लेंगे पहले, ठीक है, क्लियर है, सब नोटबुक में नोट कर लीजिए। नाउ कम ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। दिस इज इन इन 1923 फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली, जिसको हम डिब्रॉय भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के टाइम हम समटाइम्स डिब्रॉय यूज करते हैं, मतलब डिब्रॉय ही बोला जाता है, बट आप डी ब्रॉगली भी पढ़ सकते हैं। सो डिब्रॉय सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, बोर्ड हैड ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन ओनली एज अ पार्टिकल। यहाँ पे बात की जा रही है कि बोर्ड्स ने जो बोला, उन्होंने बोला कि एक मेरा एक ऑर्बिट है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टेन पीर जो ऑर्बिट है उसी में घूमेगा, हर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी सर्कुलर पाथ हो उन सारे सर्कुलर पाथ में नहीं मिलेगा, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही हमको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। करेक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। अब इनकी एनर्जी भी हमने देखी थी कि वो डिफाइन होती है, वो किस तरीके से हम निकालते हैं। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डी ब्रॉगली का अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम डी ब्रॉगली क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। उसमें डी ब्रॉगली क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, साथ में वेव नेचर भी दिखाता है, जबकि बोर्ड्स ने क्या कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रॉन केवल क्या है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, उसका एक मास है और वो न्यूक्लियस के सराउंड में कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है वो हम देखेंगे क्या है, वो भी यहाँ पे क्या है, बोर्ड्स मॉडल वहां पे फेल कर जाएगा। देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। ठीक है, उस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड देन नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज बोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली ये तो सबको क्लियर ही है कि बोर्ड्स मॉडल में हमने ये देखा कि बोर्ड्स ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे और एक डिस्क्रीट एनर्जी जो स्टेट्स हैं उनमें ही घूमेगा। ठीक है, तो ये बस ये बता रहे हैं कि एटम के अराउंड में अगर हम बात कर रहे हैं कि एटम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंड में एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। लेकिन एटम क्या है, हर मैटर में एक एटम, एटम्स तो रहेंगे हर मैटर में, बट हर मैटर की अगर हम बात करें, लाइक किसी सॉलिड की बात करें, लिक्विड, या फिर अगर हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, लाइक अगर मैं बोल दूं O2 है, CH4 है, तो इन सब की ज्योमेट्री कैसी है, शेप कैसा है, जबकि सबके अंदर एटम है, बट इनकी ज्योमेट्री और शेप को तो हम बोर्स मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबके अंदर एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो ज्योमेट्री एंड शेप तो ऑब्वियसली यहाँ से हम बोर्स मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, शेप कैसी है। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट है हम इन पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, ये सब लोग नोट्स कर लीजिए जो 6 पॉइंट है बोर्स मॉडल के। ठीक है, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द बोर्स मॉडल। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द डी ब्रॉगली क्वेश्चन। तो सब लोग यहाँ पे लिख लीजिए हेडिंग कि दिस इज डी ब्रॉगली
इक्वेशन। ओके, सो डीई लिखा हुआ है, डीई, डी डी ब्रॉगली, जो कि BROGLIE इक्वेशन। ठीक है, तो हम डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या थी। देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। In 1924, a French physicist Louis de Broglie proposed that metal-like radiation would also exhibit dual behavior, both particle and wave-like property. This meant just as the photon has momentum as well as wavelength, electron must also have momentum as well as wavelength. According to de Broglie, the wavelength of electron is inversely proportional to the momentum of the material particle. So, देखिए अब हम यहाँ पे इस पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, फिर सब लोग ये डी ब्रॉगली इक्वेशन पहले तो ये आप नोट कर लेंगे, इनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ये लाइन आप नोट करेंगे, डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। अब यहाँ पे डी ब्रॉगली ने क्या इक्वेशन दी और क्या इन्होंने बोला। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका डुअल कैरेक्टर होता है। सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमने बात किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, करेक्ट। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने देखा था कि इसके डुअल कैरेक्टर है, डुअल कैरेक्टर। ओके, एक हमने डिस्कशन किया था क्या, वेव, एंड दूसरा हमने इसके पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, सो वेव एंड पार्टिकल नेचर, डुअल कैरेक्टर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का देखा था, वेव एंड पार्टिकल। सो वेव एंड पार्टिकल में हमने डिस्कशन किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइक सनलाइट, वो वेव के फॉर्म में एज वेल एज उसके पार्टिकल नेचर। हमने देखा था वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक को हमने देखा था कि लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सबको वेव कैरेक्टरिस्टिक से एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर से हमने देखा था कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे कुछ फिनोमेना हैं जिसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको अगर हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर करें तो हम वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था जो रेडिएशन है वो दो डिफरेंट वेव फॉर्म में है, वेव एंड पार्टिकल। सो उसी तरीके से ये क्या था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। अब वो मतलब एक वेव थी जिसके हमने पार्टिकल नेचर को भी कंसीडर किया था, करेक्ट। सो अगर हम बोले ये वेव थी, इसके हमने पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था कि ये वेव है क्या, स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनी हुई। हमने यही पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। और ये एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स जो हैं, इसको हम एक एनर्जी के स्मॉल पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो हमने वो देखा था ये जो वेव है इसके अगर हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर करें तो इसके बेसिस पे हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया है। नाउ डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जैसा या फिर कोई भी जो पार्टिकल एक्चुअल में देखने में कैसा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है क्योंकि इसका एक मास है ना। यहाँ पे हमने इसका देखा था लैम्डा और फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, इसका एक लैम्डा होगा, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये वेव थी, इस वेव का हमने पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था। वैसे इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है ये भी डुअल नेचर दिखाएगा, मतलब पार्टिकल तो है ये, हम इसके पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल तो ये है, साथ में इसके हम वेव कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करेंगे कि ये एक वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो डुअल बिहेवियर है, डुअल नेचर है। तो एक वेव एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है और एक पार्टिकल एक वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डुअल नेचर है, इसको भी हमने देखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। और जब हम इलेक्ट्रॉन जैसे किसी पार्टिकल नेचर की, किसी पार्टिकल के अगर डुअल नेचर की बात करते हैं तो वही हमारा आता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, जहाँ पे अभी हमने देखा कि डी ब्रॉगली ने क्या एक्सप्लेन किया और उन्होंने एक रिलेशन निकाला। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या बता रहा है, फिर से समझ लेंगे सब लोग। डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें बता रहा है डुअल नेचर ऑफ दिस पार्टिकल्स, किसी पार्टिकल के डुअल नेचर के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है और उसके बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है,
सो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक वेव थी, उस वेव को हमने पार्टिकल नेचर कंसीडर करके प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, डुअल नेचर। अब एक पार्टिकल क्या डुअल नेचर को कंसीडर करके हम डी ब्रॉगली इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस डी ब्रॉगली इक्वेशन? डी ब्रॉगली इक्वेशन ये है जो लिखा हुआ है लैम्डा, आप इसको नोट कर लिए, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, p इज द मोमेंटम, so lambda is equal to h upon p is equal to h upon mv, where h is the Planck constant, m is the mass of particle and v is the velocity। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है, हम इसके डेरिवेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हम डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन देखते हैं कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया। ठीक है, जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी अभी हमने देखा था। सो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन के बारे में। आइंस्टाइन वेरी फेमस साइंटिस्ट, एवरीवन नोज अबाउट हिम, है ना। सो आइंस्टाइन का एक रिलेशन था, यहाँ पे उन्होंने एनर्जी का मास के साथ रिलेशन दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ फोटोन। इन्होंने ये फोटोन के रिलेशन में बताया था, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ दैट फोटोन या फिर लाइट। ये आइंस्टाइन का एनर्जी का मास के साथ रिलेशन था, E इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी, m इज द मास। एंड सिमिलरली इससे पहले भी हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में जो पढ़ा था वो हमने देखा था कि प्लांक्स ने क्या बताया था। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगर हम देखें, so Planck's quantum theory, according to Planck's quantum theory, जो हमारे पास रिलेशन था वो क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू एच न्यू, और उसी तरीके से आइंस्टाइन ने जो बताया था एनर्जी का मास के साथ रिलेशन, दैट वाज द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें तो हमारे पास रिलेशन मिलता है mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। ओके, तो दिस इज E, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। अब इसी में हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ओके, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से अगर मैं c को कैंसिल आउट कर दूं तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा, दैट रिलेशन विल बी इक्वल टू mc इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा। mc क्या हो जाएगा, अगर c इलेक्ट्रॉन, c जो है वो क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हम c से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे फोटोन या फिर लाइट के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज मोमेंटम, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, लेकिन c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको हम बोल रहे हैं। अब अगर हम इसी में आगे देखें, फॉर इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या फिर किसी और पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, एनी अदर पार्टिकल, फॉर इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल। सो पार्टिकल के लिए जरूरी नहीं कि उसकी वेलोसिटी c के इक्वल हो, तो उसकी वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो जो रिलेशन अभी हमने लिखा था उसी रिलेशन में जो हमारे पास p था, वही p mc ना हो गया वो mv हो जाएगा, mv इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, जो अभी हमने इससे पहले रिलेशन में निकाला था, mv h अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इसी रिलेशन को mv को हम p लिख देंगे, तो p विल बी इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। सो नाउ we'll get what, lambda is equal to h upon p, this will be the relation। ये क्या है, ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, h इज द h व्हाट इज प्लांक्स कांस्टेंट, p इज द मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, लाइक इससे पहले हमने जो देखा था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जो कि हमारी डी ब्रॉय की इक्वेशन है। सो डी ब्रॉय की इक्वेशन ये है कि किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ के बारे में। अब ये जो है लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p कैलकुलेट किया है, here p is representing the momentum, lambda is the wavelength। अब ये वेवलेंथ किससे, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल हम मान लेते हैं, ये एक पार्टिकल है, तो इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी, अब ये पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से ऐसे मोशन कर रहा है
सो इसके मोशन से, इस पार्टिकल के मोशन से जो एक जुड़ी हुई वेवलेंथ होगी, जो वेव है उसकी ये वेवलेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। ये क्या है, एक पार्टिकल है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो वेव है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। क्लियर है सबको? तो ये इक्वेशन हमारे पास हमने लिख ली, इक्वेशन ए बना ली, ठीक है। अब इसी पार्टिकल का अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लैम्डा के साथ रिलेशन देखें तो हम लिखेंगे क्या, हेडिंग डालिए सब लोग, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा। सो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी किसकी, उसी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल की काइनेटिक है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हम सब ने पढ़ रखा है। काइनेटिक एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हाफ एम वी स्क्वायर के साथ। सो अगर मैं दोनों साइड m का मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों साइड में m का मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में। सो विल गेट हियर 2m k e is equal to m square v square. So 2m k e, अगर मैं इसको अंडर रूट में कर दूं तो दिस विल बी इक्वल टू एम वी का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये एम वी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम। अब एम वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम। सो पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई। सो हमारे पास जो इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, उसी में हम अगर यूज करेंगे तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। So this will be the equation which is related to the kinetic energy of that particle. ये बन जाएगी क्वेश्चन बी। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा, अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या कोई भी दूसरा पार्टिकल है, अगर उसका मास एंड वेलोसिटी दिया है तो हम इक्वेशन ए का यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और अगर काइनेटिक एनर्जी दी है तो हम उसके लिए इस इक्वेशन का यूज करके बी रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा क्या होगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ एनी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर क्यू चार्ज है उस पर और वो एक v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक है, तो हमने ये पढ़ रखा है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि एक चार्ज है q, q इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, चार्ज विच इज डूइंग मोशन इन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम बोल सकते हैं v, जहाँ पे हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस v है। एक पार्टिकल चार्ज q पार्टिकल, जो चार्ज q रिप्रेजेंट कर रहा है, v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं, क्यू वी के इक्वल। ये हमने पहले भी डेरिवेशन ये कर रखा है, के इज इक्वल टू क्यू वी, है ना। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू, हम E दिखाते थे ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है, Q चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ए वी। सो फ्रॉम इक्वेशन बी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ev. So this will be the equation for what, this will be the equation, इसको हम मान लेते हैं c, यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं, इस बार v क्या हम दिखा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको v पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चार्ज पार्टिकल q मोशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी qv होगी, और वहां से हम इसका लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में जो भी दिए गए हैं इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम उसका लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर सबको? तो ये लैम्डा कैलकुलेट करने के डिफरेंट वेज हैं।
यहाँ पे एच एम ई आप वैल्यूज रखिए और वहाँ पे वी रखिए, लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सब क्या है, ये सब लैम्डा हम एक मैटर वेव की बात कर रहे हैं। तो रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इसको मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ किसके साथ, मैटर वेव के साथ। सो दिस इज माई मैटर वेव। व्हाट इज मैटर वेव? जो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जैसे मान लो ये सोर्स है, सोर्स हम बोल सकते हैं सन है या कोई भी, तो ये क्या करते हैं, एक एनर्जी का रेडिएशन करते हैं, वो हर डायरेक्शन में करते हैं। तो एनर्जी का जो रेडिएशन हो रहा है, ये रेडिएशन हर डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ से जो वेव्स आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कोई सोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेडिएशन करता है वो पूरे स्पेस में कर रहा है। मैटर वेव्स का यहाँ पे जो सोर्स है, लाइक एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम मैटर वेव देख रहे हैं। मैटर वेव जो अभी हमने देखा था, लाइक एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ऐसे मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी से, कोई भी पार्टिकल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो ये 3D स्पेस में या पूरा मतलब स्पेस में जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। यहाँ पे कोई रेडिएशन इमिट नहीं होता है, बल्कि इसके मोशन से ही एसोसिएटेड एक वेव होती है। मतलब ये अगर मोशन कर रहा है तो इसके मोशन से एसोसिएटेड वेव होगी, और इसी वेव को हम बोलते हैं व्हाट, मैटर वेव। तो जब कोई पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, लाइक कोई पार्टिकल हम बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल हो सकती है, कोई कार हो सकती है, ठीक है, हम बाइक राइड कर रहे हैं, बाइक हो सकती है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल का मूवमेंट हम देखते हैं, तो एक बॉल का मूवमेंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्रिकेट में, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर किसी एस्टेरॉयड की बात कर ली, हमने अर्थ की बात कर ली, ठीक है। तो इन सब के मूवमेंट से ये सब क्या है, एक मैटर ही है, एक पार्टिकल की तरह हम मान सकते हैं। तो ये सब जो पार्टिकल्स है, मैटर है, इन सब के मोशन से एसोसिएटेड एक वेव होती है, उसी को हम मैटर वेव बोल रहे हैं। और उसी का लैम्डा, मतलब ये सब एक एक्चुअल में पार्टिकल है, हम प्रैक्टिकल नहीं मान रहे हैं, और इनसे जो वेव है, जब इनके हम डुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो ये इनका जो लैम्डा, हम इस वेव का जो हम लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम डी ब्रॉय इक्वेशन से यूज कर रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सोर्स है हमारा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट कर रहा है, जिसका हम लैम्डा देखते थे, हम फ्रिक्वेंसी देखते थे। और जब इसके डुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते थे, तब हम पढ़ते थे क्या, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। हमने तो एक वेव थी, उस वेव के डुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी, तब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे E क्या थी, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा या फोटोन की। लेकिन जब हम एक पार्टिकल के वेव नेचर की बात कर रहे हैं, दोनों का अपोजिट सुनिए, ये मैं बोल रहा हूँ एक वेव है, उसके पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, उसके डुअल नेचर की बात कर रहे हैं, तो हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और जब एक पार्टिकल के मैं वेव कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, डुअल नेचर की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं क्या, डी ब्रॉय इक्वेशन। तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। सो दिस इज डी ब्रॉय इक्वेशन। हम डी ब्रॉय इक्वेशन कब यूज कर रहे हैं, एक पार्टिकल के जब हम डुअल नेचर को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी उससे एसोसिएटेड वेव को कंसीडर कर रहे हैं, तब हम उसकी जो वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, वो लैम्डा के लिए हम डी ब्रॉय इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। क्लियर सबको? तो दिस इज मैटर वेव। तो मैटर वेव क्या है, इस पार्टिकल के मोशन से एसोसिएटेड वेव। जबकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये जो पार्टिकल है, ये जो भी है सोर्स, वो क्या कर रहा है, एक रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो सोर्स स्पेस में रेडिएशन इमिट करता है, यहाँ पे कोई स्पेस में रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है, इसके मोशन से एसोसिएटेड वेव ही है हमारी मैटर वेव। क्लियर है सबको? तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इसको नोट करना, बट इतना आपको पता होना चाहिए, लाइक हम किसी भी मैटर, ये जो हम पार्टिकल नेचर है, इनके अगर मोशन से एसोसिएटेड वेव की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैटर वेव। क्लियर है सबको? ठीक है। सो ये हो गया हमारा मैटर वेव। अब इसके बाद अगर हम इसके मैटर वेव, लेकिन अब इसी में हम एक पॉइंट और बात करते हैं, लाइक जो मैटर वेव हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बात करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कोई प्रोटॉन है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, तो उन अल्फा पार्टिकल्स के लिए ये सब कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब इनका साइज कैसा है, बहुत ही स्मॉल। तो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक। एंड मैक्रोस्कोपिक के रिस्पेक्ट में बात करें, मतलब जो बहुत बड़े साइज के, मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ हो गया, मैंने एक कार ले ली, मैंने एक बॉल ले ली, क्रिकेट की बॉल ले ली, वो एक भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो इन सब के रिस्पेक्ट में ये सब हमारे कैसे हैं,
मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक, मतलब साइज में बहुत बड़े। अब अभी हमने रिलेशन पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, lambda is equal to h upon mv, so lambda is inversely proportional to mass। ये भी हमने देखा, वेलोसिटी तो है ही, मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन केसेस में, माइक्रोस्कोपिक केसेस में मास बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बहुत कम। सो इफ मास इज मैक्सिमम लैम्डा विल बी मिनिमम। जबकि अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो इनके केसेस में मास बहुत कम होता है, तो इनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है, जो लैम्डा होता है, वो क्या होता है, दैट लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, और वो लैम्डा को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि अर्थ, कार, बॉल, माइक्रोस्कोपिक के केसेस में हम इस लैम्डा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, बहुत छोटा लैम्डा आता है क्योंकि मास ज़्यादा है। सो लैम्डा बहुत स्मॉल होता है जिसको हम प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये मैं आपको इसी में आप एग्जांपल डाल के आगे नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, unlike particles, waves do not occupy a well-defined position in space and are delocalized। देखिए यहाँ लिखा है according to de Broglie every object in motion has a wave character। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उन सब का क्या होगा, एक वेव कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम कोई भी मोशन की बात करें किसी भी मैटर के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज मैटर। अगर मैं दिखा रहा हूँ ये मैटर, कोई भी मैटर ले लेना, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जैसे अभी हमने बात की थी, मान लो एक कार है, या हम दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से, रनिंग कर रहे हैं, हम खुद के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा भी एक मास है, हम खुद के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हर चीज़ की बात की जाए तो ये लिखा एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर। तो जो भी ऑब्जेक्ट है जब भी वो मोशन कर रहा है तो उसके मोशन से एसोसिएटेड क्या होगी, एक वेव होगी, जिसे को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। Now the wavelength associated with ordinary object are so short because of their large mass। अभी हमने बात किया large mass जब आएगा तो इसलिए उनकी जो wavelength है associated वो क्या हो जाएगी, बहुत ही short हो जाएगी, and these wave properties cannot be detected, और उनको हम detect नहीं कर सकते। For example, a ball of mass this, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ lambda is equal to h upon, हमने इक्वेशन पढ़ी mv, lambda is equal to h upon mass, मास देखिए दिया गया, मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, उसका मास है हमने यहाँ पे रखा 0.1 kg, और उसकी वेलोसिटी हमने कितनी रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h, करेक्ट, क्योंकि 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1। सो यहाँ से हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल आ गया, h के। यही देखिए दिया हुआ वैल्यू h, जो कि लैम्डा कितना होगा, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। इट इज़ टू स्मॉल, क्योंकि आपको याद होगा लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी हमने पढ़ा है, तो 10 की पावर -14 की रेंज से हमने देखा, हम पॉजिटिव जाते हैं 10 की पावर 2, 42, 4 ऐसे जाते हैं ना। तो मतलब -14 तक हम गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, -34। ये वैल्यू देखिए, -34, तो बहुत स्मॉल है, जो कि h के इक्वल होगा। तो लैम्डा इतना स्मॉल है कि इट इज टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड, तो इतना स्मॉल है कि इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर सच बॉडीज हैव प्रीडोमिनेंटली पार्टिकल कैरेक्टर। इसलिए जो बड़े मास की वैल्यूज वाली बॉडीज हैं, इनसे एसोसिएटेड वेव तो है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम उसको पार्टिकल नेचर को ही कंसीडर करते हैं। बट आगे देखिए क्या दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, है ना, अल्फा रेज, बीटा रेज जो हम बोलते हैं, विद वेरी स्मॉल मासेस आर एसोसिएटेड विद ऑब्जर्वेबल लेंथ एंड कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस इज एसोसिएटेड विद है। अब आप इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेलोसिटी की वैल्यू रखिए इस इक्वेशन में, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन n, ये 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड में, ये आपको याद होगा, तो बोर्ड्स मॉडल में हमने पढ़ा था, हमारा जनरली कितना 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आती है। तो वही दिया है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड है। वो v की वैल्यू रखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे तो जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ ये आएगी 1.21 इंटू 10 टू द पावर -10, यानी 121 पिकोमीटर। अब ये एक ऑब्जर्वेबल वेवलेंथ है, मतलब इस वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो
इन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए लैम्डा का एक सिग्निफिकेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसके वेव कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर कर रहे हैं, जबकि बाकी इन केसेस के लिए लाइक बॉल एंड कार के लिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बन जाएंगे ये दोनों, और केवल इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल मास के पार्टिकल्स के लिए लैम्डा जो है, जो मैटर वेव है, उसका एक सिग्निफिकेंस आ जाता है। तो वो एक एग्जांपल से आप यहाँ देख सकते हैं। तो कोई भी मैटर हो उन सब से एसोसिएटेड हमेशा एक वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम डी ब्रॉय इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, चल अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है आपको। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, इट्स काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो हम डी ब्रॉय इक्वेशन का यूज करेंगे। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mv। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू सॉरी h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। दिस विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, -31 इंटू, एक मिनट, तो 10 टू द पावर -31 एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी तो दी नहीं है हमें क्वेश्चन में, तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब या तो आप वेलोसिटी निकालिए या फिर आप लैम्डा का दूसरा इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर लीजिए जो हमने पढ़ा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी गई है। तो 2m ke, करेक्ट। सो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू रख देंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2m, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर -25। करेक्ट, ये दिया हुआ है। इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका लैम्डा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लैम्डा जो कि एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में निकाला है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक काइनेटिक एनर्जी है, वो एक काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस। तो हमको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, VCH4 डिवाइडेड बाय VO2 का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, सो दैट दे आर एसोसिएटेड विद डी ब्रॉय वेव्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ। सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए जो उनकी वेवलेंथ है वो क्या है, इक्वल है। तो लैम्डा CH4 एंड लैम्डा O2 आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इक्वल दिया है। हम इक्वेशन रख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, मैं 1 रख देता हूँ, CH4 के लिए मैं 1 यूज कर रहा हूँ, V1 इज इक्वल टू HS तो दोनों का सेम ही रहेगा, M2 V2। क्लियर? अब मैं यहाँ पे H को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास रिलेशन क्या बच जाएगा, 1 अपॉन M1, या फिर मैं इधर लिख दूं तो M2 V2 विल बी इक्वल टू M1 V1। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, M2, हमको निकालना क्या, VCH4 मतलब V1 बाई V2। ठीक है, तो मैं M2 बाई M1 इज इक्वल टू लिख दूंगा V1 बाई V2, क्योंकि मुझे V1 बाई V2 कैलकुलेट, V1 मैंने किसके लिए लिया, CH4 के लिए। सो V1 बाई V2 विल बी इक्वल टू M2, M2 किसका मास होगा, O2, ये O2 का मास मतलब 32 ग्राम डिवाइडेड बाय M1 किसका मास है, M1 विल बी द मास ऑफ CH4, मतलब कितना आ जाएगा, कार्बन 12 एंड 16। सो दिस विल बी इक्वल टू V1 by V2 is equal to 2 by 1. So this will be the answer. क्लियर सबको? क्लियर है ये पॉइंट सबको? ठीक है, तो V1 V2 दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वेलोसिटीज का CH4 एंड O2 के लिए, वो कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सब लोग।
द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नाउ व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर ए हाइड्रोजन एटम मूविंग विद द वेलोसिटी दिस। डी ब्रॉय मास दिया हुआ है आपको, 1 AMU हम बोल सकते हैं, 1.007977 दिया हुआ है तो 1 AMU लिख लिया। मास को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, करेक्ट, ये होता है। अब लैम्डा फॉर्मूला लिख दीजिए, H/mv। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h की वैल्यू रख देंगे 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास। मास के लिए 1.66 टू 10⁻⁻27। सॉरी, दिस इज नॉट ग्राम, दिस इज इन kg ना। So 1.66 into 10⁻⁻27 kg. Okay, and what velocity? Velocity is given 2000 meter per second. 2000, इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास लैम्डा निकल जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसी तरह के हमें क्वेश्चन करते हैं एसोसिएटेड वेवलेंथ्स के, ठीक है। तो क्लियर है सबको? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसके बारे में एक बार बात कर लें अगर हम, तो हमने स्टार्ट किया था लाइक बोर्ड्स मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स है, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द बोर्ड्स मॉडल। तो हेडिंग डाल के सबने नोट किया था ना, दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल, जिसमें फोर्थ पॉइंट था डी ब्रॉय इक्वेशन, जिसमें हमने पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को कंसिडर किया था और फिर हमने ये नोट किया था। फिर ये डी ब्रॉय इक्वेशन कहाँ से आती है, हमने उसका डेरिवेशन देखा और उसके साथ हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखा, वी के साथ रिलेशन देखा। फिर हमने मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या डिफरेंसेस है वो देखे और फिर उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, करेक्ट। यहाँ तक सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगेन डी ब्रॉय इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो फिफ्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया डी ब्रॉय इक्वेशन, क्योंकि डुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है ना। सो डुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लाइक यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो बोर्ड्स ने बताया था, ये ड्रॉबैक था ना बोर्ड्स मॉडल में, तो बोर्ड्स ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ पे फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, यही है। लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा था, एक पार्टिकल की तरह हमने लिया था, तो उसके वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया गया। तो डी ब्रॉय ने बताया कि नहीं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे मूवमेंट्स एसोसिएटेड क्या होगी, जब भी वो मूवमेंट करेंगे किसी भी वेलोसिटी से तो उनसे एसोसिएटेड एक वेव होगी। तो यहाँ पे इन्होंने डुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात की, इसके लैम्डा की बात की, तो इस डुअल कैरेक्टरिस्टिक को बोर्ड्स ने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था, इसलिए क्या बन जाता है, बोर्ड्स मॉडल का एक ड्रॉबैक बन जाता है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। और उसका इक्वेशन भी हमने देखा। अब इसका नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट था जो ड्रॉबैक का, वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बेस पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, okay, thank you, and again sorry for this bad handwriting, okay, because you know I am using this system for the first time, ठीक है। so handwriting अच्छी नहीं है, but you guys just carry on with this only for 2-3 days. I hope कि after 2-3 days my handwriting will be much better. Okay guys, so thank you so much.